नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी बेहतर, बहुत जबरदस्त हो और एकदम से स्वस्थ हो। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जिस क्लास के लिए जुड़े हैं, वो है प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास, हालांकि 10वीं में एक कहावत चलती थी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को याद करो दिन में सफा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसमें मेरा कहना ये था कि हमें ये याद क्यों करनी है, हम इसे समझ क्यों नहीं सकते, हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं, हमें इसको याद करने की जरूरत क्या पड़ रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता दूं, वो एक फिल्म आपने देखी होगी कि चड्ढा ये बिजली का वो तार है जो छुएगा तो झटकना भूल जाएगा। प्राचीन भारत कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे बिखर गया, पता नहीं कहां से कुछ कुछ चीजें एंट्री कर गई, बड़ी चीजें देखने में अनजानी सी भी लगती हैं। इसके पीछे वजह यह है कि इसमें रुचि नहीं ली गई पढ़ने में, और कई बार इसको पढ़ाने में रुचि नहीं ली जाती। लेकिन मेरा मानना ऐसा कि अगर आप आज भारत में देखें अपनी संस्कृति जिसके दम पर हम विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, 100% वो संस्कृति आपको प्राचीन भारत की संस्कृति है। प्राचीन भारत का वो इतिहास है जो भारत को विश्व गुरु की श्रेणी में रखा देता है। मध्यकालीन भारत में एक मिलीजुली संस्कृति रही, आधुनिक भारत में जिस संस्कृति मिलीजुली छोड़िए, जिस प्रकार से बेड़ा गर्क हमारे कल्चर को आप सभी जानते हैं, लेकिन प्राचीन भारत की संस्कृतियां और इतिहास हमें वास्तव में विश्व गुरु की श्रेणी में रखा देता है। आप ये देखेंगे कि इस बात को कहना कितना उचित है कि पूरा विश्व इस भारत की संस्कृति का ऋणी है, इस भारत की संस्कृति का ऋण है सबके ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे पास नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम आज दिखा रहे हो वो हमारे उसके अंश, उसके लक्षण हमें कहां महसूस होते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में महसूस हो जाते हैं। इसलिए पता चल जाती है कि भारत के लोग उस सोच से कहीं आगे थे जिस सोच के दम पर आज खासकर पश्चिमी देश अपने आप को डेवलप होने का दावा करते हैं। हमारी सोच उस सोच से बहुत आगे थी। क्या थी वो सोच, ये आपको हमें जानना और समझना है। लेकिन सबसे पहली कहानी हमारी जो शुरू होती है कि आखिरकार इतिहास है क्या, इसकी कहानी कहां से शुरू हुई, क्या आज जो हम लिखते हैं ये लिखने की परंपरा कहां से शुरू हुई, इतिहास शब्द का सबसे पहले जिक्र कहां मिलता है, और इतिहास को लिखते समय में क्या समस्याएं आती हैं, किन बातों से हमें जो हमारे परसेप्शंस हैं पूर्वाग्रह उनसे मुक्त होना कितना मुश्किल है। क्या आप जानते हैं कि इतिहास को बनाते हैं महान लोग लेकिन लिखते हैं महानतम लोग। सवाल आता है महानतम लोग कहने के पीछे क्या है। आप जब इतिहास को लिख रहे हैं इस बात की क्या गारंटी कि आपका दिमाग बायस नहीं है। कई बार हम अपनी सोच को अपने लेखन पर हावी कर लेते हैं, तो ऐसे में हम एक निष्पक्ष इतिहास नहीं लिख पाते, और निष्पक्ष इतिहास ना लिखना इस समाज के प्रति बहुत बड़ा गुनाह है। ये वो गुनाह है जो इस समाज को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है, ये वो गुनाह है जो इस समाज में उपद्रव फैला सकता है। तो हमें ऐसा गुनाह करने से बचना है, और ऐसा गुनाह करने से बचने के लिए हमें निष्पक्ष होकर इतिहास को लिखना पड़ेगा, हमें निष्पक्ष होकर इतिहास को समझना पड़ेगा। और बड़े बूढ़ों की साधारण भाषा में कहूं तो हमें गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा। अगर हम गलत को गलत सही को सही नहीं कह सकते तो फिर ना हम इतिहास पढ़ने योग्य हैं ना इतिहास हम पढ़ाने योग्य हैं। लिखने योग्य तो बात जाने ही दीजिए। ठीक है, कुल मिलाकर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग पूरी तरीके से तैयार हैं 100%। चलिए साहब दोस्तों, हम आज अपने प्राचीन भारत की जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं वो बड़ा ही शानदार आपको मजा देगा। ठीक है, आपको 100% जो है इसमें मजा आने वाला है पूरी तरीके से पढ़ने में। आइए मेरे प्यारे साथियों, हम अपने प्राचीन भारत की शुरुआत करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमारी है, हिस्ट्री द मैनकाइंड द स्टोरी ऑफ अस। ये हमारी कहानी है, ये हमारे शुरू होने की कहानी है, ये उस इंसानी प्रारंभिक जीवन की कहानी है जिसने इतिहास की तरफ रुख करा। प्यारे साथियों, एक चीज यहां पर जो हम शुरू करते हैं, एक शब्द है हमारा इतिहास, एक शब्द है जिसे हम इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री। इसका सबसे पहले जिक्र कहां मिलता है? जिक्र देखिए, ये जो शब्द है जिसे हम इतिहास कह रहे हैं, इतिहास दैट इज हिस्ट्री, इसका सबसे पहले जिक्र आपको ऋग्वेद में मिलेगा। इसका सबसे पहले जिक्र ऋग्वेद में है। इस शब्द का सबसे पहले जिक्र ऋग्वेद में है। सबसे पहले जो जिक्र है वो ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पहले जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। ये जो शब्द है, ये शब्द का अर्थ होता है इति प्लस हास। इति प्लस हास का अर्थ होता है कि अर्थात ऐसा ही हुआ था। इति प्लस हास, इस शब्द का अर्थ है इति प्लस हास। इति प्लस हास अर्थात ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। अब बहुत सारी बातें हुई हैं ऐसी, तो कुछ ऐसी बातें भी हुई जिन पर विश्वास करना कठिन है। क्यों जी? जिन पर विश्वास करना कठिन है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर सबूत मिल जाते तो पता चलता है कि हां सही कह रहे हो, ऐसा ही हुआ था। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। यह अतीत का अध्ययन है। दैट इज स्टडी ऑफ पास्ट। स्टडी ऑफ पास्ट, दैट अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन। प्राचीन घटनाओं को समझने के लिए, प्राचीन घटनाएं भी हमारे साथ क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ था, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सब कुछ जो ज्ञान था, पहले ज्ञान एक चीज नोट करके लिखिएगा, एक शानदार चीज हम आपको बता दें कि पहले ज्ञान कैसे जाता था। अगर आपको किसी के बारे में बताना है कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ था, ज्ञान कैसे था, सबसे पहले ज्ञान जो होता था भैया वो बोलकर ट्रांसफर किया जाता था। सबसे पहले जो ज्ञान है उसको बोलकर ट्रांसफर करते थे और लोग सुनकर समझते थे कि ऐसा हुआ होगा। सबसे पहले अपने अतीत के बारे में जानकारी किससे मिलती थी? सबसे पहले जानकारी जो हुआ करती थी, सबसे पहले हम अतीत के बारे में सुनकर समझते थे। हम अतीत के बारे में जो भी ज्ञान था हमारा भैया वो सुनकर होता था, जिसे श्रुति कहते थे। क्या कहते थे? श्रुति। और यहां पर आपको एक चीज समझ लेनी है कि श्रुति होते समय बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं भैया आप कुछ चीजें जो हैं सुनकर समझिए, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपसे बताया कुछ और जाएगा, दूसरा आदमी कुछ और बताएगा, तीसरा कुछ और बताएगा, और होते होते ये हो जाएगा कि पहले अर्थ का अनर्थ होने में समय नहीं लगेगा कि भाई साहब कहा कुछ और था, आप तक बात पहुंची कुछ और। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम इतिहास की लेखन परंपरा को शुरू करें, इतिहास को लिखा जाए। तो सबसे पहले क्या होता था? सबसे पहले इतिहास को लिखने की परंपरा थी नहीं। क्या हुआ है इस समय में? आने वाली पीढ़ी को आप बोल के समझा दिए, इसलिए इसको श्रुति कहा गया। कहा क्या है? श्रुति। इतिहास लेखन की सबसे पहली जो परंपरा शुरू हुई वो एक यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस शुरू करता है। कौन शुरू करता है? हेरोडोटस। इतिहास लेखन की जो परंपरा है, इतिहास को लिखने की परंपरा अगर किसी ने शुरू की तो ये हेरोडोटस ने शुरू की थी। हेरोडोटस वो शख्स था
जिसने पहले सबसे पहले इतिहास की घटनाओं को लिखना शुरू करा। उस लेवल पे तो नहीं जिस लेवल पर आज है, लेकिन एक स्तर पर सबसे पहले यह कहानी हेरोडोटस ने ही शुरू की थी। यहीं से एक सवाल आता है, हेरोडोटस के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि हेरोडोटस है कौन। हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार है, ही वाज ए ग्रीक हिस्टोरियन, और इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका। चूंकि इतिहास को लिखने की परंपरा शुरू की, इसीलिए इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। कौन था हेरोडोटस? ही वाज ए ग्रीक हिस्टोरियन। यह एक यूनानी इतिहासकार था। यह एक यूनानी इतिहासकार है, यूनानी इतिहासकार है भैया, यूनानी इतिहासकार। और इसे इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इसकी पुस्तक का नाम है, और इसको इतिहास के पिता की संज्ञा दी जाती है। इतिहास के पिता की, आज से 5-7 साल पहले, है ना, ये ही शब्द ज्यादा पूछ, इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस उसमें नाम आता है। तो बहुत पहले यही सुना जाता था, इसे इतिहास के पिता की संज्ञा दी जाती है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री। बाद में इतिहास को खूब लिखा जाने लगा, अलग अलग लिपियों में, अलग अलग स्क्रिप्ट्स में इतिहास खूब लिखा गया। लेकिन सवाल एक और बहुत बड़ा था कि भारत के इतिहास की क्या कहानी है। सबसे पहले बात ये निकल कर आती है कि जब आप अतीत का अध्ययन करते हो, तो मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपको इसके लिए सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या आप जब स्टडी करते हैं, और आज तो आप लिखते भी हैं, तो लिखते हुए क्या आपको एविडेंसेस नहीं चाहिए? क्या आपको सोर्सेज नहीं चाहिए? यह बात सच है कि इसके लिए सोर्सेज की जरूरत पड़ती है। इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? इसके लिए सोर्सेज की जरूरत थी। इसके लिए सोर्सेज, जिन्हें हम स्रोत कहते हैं, स्रोत। अच्छा, अपनी कहानी पर वापस आए। जब अपनी कहानी पर वापस आते हैं, तो इतिहास के विभाजन की तरफ हम चलते हैं। लिखने की परंपरा शुरू हुई, तो इतिहास का जो विभाजन है, इतिहास का विभाजन हम दो आधार पर करते हैं भैया। द क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, देखिएगा, इतिहास का विभाजन, जो इतिहास है, इतिहास का जो विभाजन होता है वो दो आधारों पर है। इतिहास का विभाजन दो आधारों पर, दो आधार पर है। द क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, आप दो आधार पर करते हो भैया। पहला आधार है जब आप लिपि के आधार पर करते हो। किसके आधार पर? लिपि के आधार पर। पहला विभाजन है लिपि के आधार पर। किसके आधार पर भैया? लिपि के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट। मोटे मोटे तौर पर आप यह कह सकते हैं, इतिहास लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पीछे लिखी बातें लिखी हुई मिल जाएं, और उनको पढ़ो, समझो, मैच करो और लिख डालो। एक तरीके से सीधी बात यह है, एक सीधी बात यह है कि लिपि के आधार, मतलब इतिहास जब लिखते हो आप, इतिहास का जो विभाजन होता है वो इस आधार पर होता है कि भाई पीछे लिखा हुआ सामग्री क्या मिली है ना, मिला भी है कि नहीं भी। भाई अगर आपको लिखित सामग्री नहीं मिलती है, तो आप बर्तन, मूर्ति, इनके आधार पर अंदाजा लगाते हो। तो इस आधार पर क्लासिफिकेशन अलग है, और लिखने के आधार पर इतिहास का विभाजन अलग है। तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एविडेंसेस, अगर आप मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं लिखित साक्ष्यों के आधार पर। इस टॉपिक को हम ये भी कह सकते हैं कि भैया ये लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का विभाजन कैसे होता है। एक होता है इतिहास के कालखंड को हम, जो इतिहास है उसे उपकरण के आधार पर भी बांटते हैं। पत्थर का काल, किसका काल? पत्थर का काल। फिर हम कहते हैं तांबा आ गया, ताम्र पाषाण काल। फिर हम कहते हैं कांसा आ गया, कांसे का काल। फिर हम कहते हैं लोहा आ गया, लोह युग। क्या है? लोह युग। और आज तक लोहे का काल चल रहा है। तो एक तो लिखित सामग्री जो मिली है उस आधार पर विभाजन है, दूसरा विभाजन है उपकरणों के आधार पर। दूसरा विभाजन उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। सबसे पहले इतिहास का विभाजन हम लिखित आधार। अभी अगर मैं आपसे पूछूं आज कौन सा काल चल रहा है, तो आप उत्तर दोगे गुरुजी आज लोह युग चल रहा है। क्या चल रहा है? आज की तारीख में लोहे का काल चल रहा है, जिसे लोह युग कहते हैं, है ना, लोह युग चल रहा है ना। तो इससे पहले क्या था? लोह युग से पहले गुरुजी, इससे पहले कांसे का काल था। उससे पहले क्या था सर जी? ताम्र पाषाण था। सबसे पहले पत्थर का था। क्या था? पत्थर का। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखिए आप लिपि के आधार पर इतिहास को कैसे बांटा जाता है। लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन, या हम कह सकते हैं लिखित साक्ष्यों के आधार पर, लिखित साक्ष्य या लिपि के आधार पर, या लिपि के आधार पर, लिपि के आधार पर विभाजन। इतिहास का हम विभाजन कैसे करते हैं? यहां से बहुत अच्छे सवाल भी बनते हैं, और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी यहां से डेवलप होती है। यहीं से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्या होती है? डेवलप होती है। एक समय ऐसा था जब इंसान को पता ही नहीं था, लिपि की कोई खोज हुई नहीं थी, और यह नहीं पता था कि लिखा कैसे जाता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं इतिहास 3 भागों में बांटा जाता है। इस आधार पर इतिहास 3 भागों में, इस आधार पर भैया कितने भागों में? 3 भागों में।
इतिहास 3 भागों में। मैं पहले आपको इस कान को मैं थोड़ा सा उल्टा घुमा के पकड़ूंगा। कैसे? एक वो समय था जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ। भाई 3 समय देखे इंसान ने। पहला, जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ है। सीधा सीधी बात यह है कि जब इंसान को पता था, इंसान को नहीं पता था कि लिखना भी कोई कला होती है ना, लेखन कला डेवलप नहीं हुई थी। एक ऐसा समय भी था, मैं आपको बता दूं, इंसानी जीवन ने अपना बहुत सारा समय एक ऐसे समय में गुजारा जब उसको लिखने का पता ही नहीं है। काश उस समय ये लिख लेते और आज वो स्क्रिप्ट, वो लिखा हुआ डिकोड हो जाता, तो इंसान के इतिहास के हर एक पहलू से पर्दा उठ जाता। अगर मैं आज देखूं तो इंसानी इतिहास का 1% से ज्यादा भी हम नहीं जानते, 1% से ज्यादा भी नहीं। भाई आप देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वो लिखना जानते थे, आज तक पढ़ा नहीं गया। और कई बार ये पूछा जाता है कि जो सेंटर ऑफ सभ्यता का ऋणी है भारत, आज तुम मुझसे किसी भी चीज को पूछो, किसी भी चीज को पूछो तो मैं बता दूंगा इस सब के फीचर सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते थे। आप कोई भी चीज पूछो मुझसे, तो किस तरीके से हमारे यहाँ आए, उनका क्या इस्तेमाल था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, ये पता चल जाए अगर उनकी लिपि पढ़ने में आ जाए। तो इंसानी जीवन का 1% से भी कम, 1% से भी कम हमें पता है, क्योंकि बाकी जो 99% हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर है। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, पत्थर के उपकरण, गुफा, हथियार, टूल्स, ये सब क्या मिले हैं, इन सब के आधार पर हम अंदाजा लगा लेते हैं। और अंदाजा लगाने से देखो कुछ तो गड़बड़ होती है। लिखित एविडेंस जो है, लिखित एविडेंस ही एक ऐसा एविडेंस होता है जो कंक्रीट होता है, और वो कब आया है? महाजनपद काल के बाद रिटन एविडेंसेस आने शुरू हुए। तो एक ऐसा समय बहुत अपने इंसानी जीवन का हमने लगभग, क्योंकि इंसान का जीवन 5 लाख साल पुराना लगभग माना गया है, मैं बताता हूं लगभग 4,70,000। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा